हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा आगे का लेक्चर। अभी तक हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में बात कर रहे थे बेटा फिजिकल क्वांटिटीज की, और एक सिंगल टर्म हमने डिस्कस की थी यूनिट। जैसे मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि चैप्टर के नेम से ही क्लियर है, दो क्वांटिटीज की हम बात करने वाले हैं, दो टर्म की हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज यूनिट एंड सेकंड वन इज डायमेंशन। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने यूनिट से रिलेटेड डिस्कशन किया था, जो हमारा स्टार्ट हुआ था फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ। इनिशियली हमने डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इनको एक्सप्लेन किया गया, कैसे ये फिजिक्स को सिंप्लीफाई वे में एक्सप्लेन कर देते हैं, राइट। आफ्टर देन हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, जहाँ हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड सेकेंड वन ड्राइव क्वांटिटीज़ में स्प्लिट किया था। फंडामेंटल का हमने सेपरेट डिस्कशन किया था, आफ्टर देन ड्राइव क्वांटिटीज़ का हमने एक सेपरेट डिस्कशन किया था। तो फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ इन दोनों पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद हमने स्टार्ट किया था हमारा यूनिट टॉपिक, जहाँ हमने डिस्कस किया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विदाउट यूनिट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं विदाउट यूनिट लिखता हूँ तो वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं बात करूं विदाउट यूनिट से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारी एक्सप्लेन नहीं होती है। ऐसा क्यों था, कैसे हुआ, ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। आफ्टर देन यूनिट से रिलेटेड हमने पढ़ा था यूनिट कैसे लिखोगे। यूनिट को भी हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स हमें पता है तो कोई भी ड्राइव क्वांटिटी की यूनिट हम कैलकुलेट कर पा रहे थे, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था, एनसीईआरटी के बैक पेजेस पर जो भी आपको यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, जो भी ड्राइव क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, उन सब की आपको यूनिट्स लिखनी थी। और आफ्टर देन एनसीईआरटी से एक साथ उसे वेरीफाई करना था कि आपके आंसर सही हैं या नहीं है। इसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी थी तो आप अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में हमसे पूछ सकते हो। तो बेटा ये तो था हमारा यूनिट का डिस्कशन। आज का डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं विद द टॉपिक ऑफ डायमेंशन। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डायमेंशन टर्म का मतलब क्या है, फिर हम बात करेंगे डायमेंशन की इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे डायमेंशन हम कैलकुलेट करते हैं, और किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे नीट एग्जामिनेशन में आती हैं। तो ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशन। सो देखो बेटा, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन इज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। सिंपल सा मतलब समझ लो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक पैटर्न, एक तरीका बनाया हुआ है, और उस पैटर्न, उस तरीके को हम क्या बोलते हैं बेटा, डायमेंशन। लॉजिक क्या है डायमेंशन के पीछे, कि जो भी अपनी फिजिकल क्वांटिटी है उनको एक तो नेम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ फोर्स, तो फोर्स नेम से एक्सप्लेन्ड है। सेकंड, फॉर्मूला से एक्सप्लेन कर सकते हो, मास इनटू एक्सीलरेशन, देन यू कैन कंक्लूड कि फोर्स की बात हो रही है। थर्ड, यूनिट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यूनिट न्यूटन गिवन है और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, सॉरी, देन यू कैन आइडेंटिफाई कि जो फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स की बात हो रही है। एंड द अनदर स्टैंडर्ड फॉर्मेट दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। एक और स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिस फॉर्म में हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिनोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड दैट स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड डायमेंशन। बस इतनी सी बात है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न की बात हम करने वाले हैं, और वो पैटर्न सीखना एकदम आसान है। आपको यूनिट लिखना आता है, आप किसी की भी डायमेंशन लिख सकते हो। कोई भी आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, सेम वही दिमाग लगाना है, बस वो पैटर्न है, उस पैटर्न में हमें यूनिट को अरेंज कर देना होता है। और अगर मैं पैटर्न की भी बात करूं तो बेटा पैटर्न भी एकदम सिंपल है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर मैं डायमेंशन वाइज, अगर मैं डेफिनेशन वाइज बात करता हूं, देन द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। हो क्या रहा है कि जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, दैट स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड डायमेंशन। क्लियर?
जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझना बहुत आसान है बेटा। लेट से मैं एग्जाम्पल फोर्स का ही ले लेता हूँ, तो यू नो डैट फोर्स डैट इज इक्वल टू होगा मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज अ मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट? इफ हियर आई राइट एक्सीलरेशन, so you can conclude that will become equal to velocity upon time. You know that acceleration is a velocity upon time. If I split into further fundamental quantities, so velocity is a displacement upon time. So that will become equal to time into time, right? So here mass is a fundamental quantity, time is also a fundamental quantity, and displacement means length, right? So अगर मैं complete fundamental की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये हो गया mass into length upon time square। तो हमने किया क्या कि कोई भी मेरे पास गिवन फिजिकल क्वांटिटी थी उसको मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में लिख दिया। कोई भी मेरे पास गिवन फिजिकल क्वांटिटी थी उसको मैंने किसकी फॉर्म में लिख दिया बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में लिख दिया। अब अगर मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दूं तो उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हम क्या बोल देंगे? डायमेंशन। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बोलता है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोलता है मास को आपको डिनोट करना है बेटा कैपिटल एम से, लेंथ को आपको डिनोट करना है बेटा कैपिटल एल से। आ रही ना बात समझ में? मास का फर्स्ट वर्ड ले लिया, फर्स्ट कैरेक्टर, लेंथ का फर्स्ट कैरेक्टर। इन सेम वे टाइम को हमें डिनोट करना है बेटा कैपिटल टी। इन सेम वे टेम्परेचर को बेटा हमें डिनोट करना है कैपिटल के से, और समटाइम्स थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। इन सेम वे इलेक्ट्रिक करंट, अगर ये भी यूज में आता है तो वी कैन डिनोट बाई कैपिटल ए, नॉट बाई आई, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए। क्लियर? सो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें यूज में लेने हैं, और जो भी पावर है उस पावर को यहाँ पर इनके ऊपर रेज कर देना है। तो इस पैटर्न को अगर मैं फोर्स के लिए अप्लाई करता हूँ तो हेयर फोर्स दैट विल बिकम इक्वल टू, यहाँ पर बेटा मास को तो m से, मास कितना है? सिंगल टाइम से, तो मास की पावर क्या हो गई? 1। लेंथ को l से, लेंथ की पावर क्या हो गई? 1। टाइम को t से, और टाइम की पावर कितनी है? 2। अगर मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ तो ये हो गया m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। और इसको आपको लार्ज ब्रैकेट में एनक्लोज कर देना है, एंड दैट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फोर्स। एकदम सिंपल सा तरीका है कि कर क्या रहे थे बेटा? जब मुझे यूनिट कैलकुलेट करनी थी, कोई भी गिवन क्वांटिटी है, कोई भी ड्राइव क्वांटिटी अगर मुझे दी हुई है, तो फर्स्टली मैं उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने फोर्स को किस में कन्वर्ट किया? फंडामेंटल क्वांटिटी में। आफ्टर कन्वर्जन इनटू फंडामेंटल क्वांटिटी बस आपको एक और स्टेप करना है, यू हैव टू डिनोट मास इन फॉर्म ऑफ कैपिटल एम, लेंथ इन टर्म ऑफ कैपिटल एल, टाइम इन टर्म ऑफ कैपिटल टी, एंड द टेम्परेचर इन टर्म ऑफ के और थीटा, एंड हियर इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाई कैपिटल ए। दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स। ठीक है, एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स हमने बनाए हुए हैं जिनसे हम कंप्लीट क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, और जो भी पावर गिवन है उस पावर को रेज कर देना है। ठीक है, देन अरेंज इट इनटू अ सिंगल रो। क्या किया? पूरे को एक सिंगल रो में ले आए एंड एनक्लोज इट इन अ लार्ज ब्रैकेट। सो जो भी स्टैंडर्ड पैटर्न बनेगा, दैट स्टैंडर्ड पैटर्न इज कॉल्ड डायमेंशन। सो नाउ डेफिनेशन इज क्लियर कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशन जो है बेटा वो सिंपल है, फंडामेंटल में स्प्लिट करके उनको सिंबल्स में डिनोट करके पावर को रेज कर देना है। बस इतनी सी मेहनत हमें करनी है तो हमारी डायमेंशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ डायमेंशन, एंड दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन। कुछ भी नहीं है, जो यूनिट है वही डायमेंशन है। यूनिट को हम एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, डायमेंशन का हमने ऐसा फॉर्मेट बनाया हुआ है, निकालते उसी तरीके से हैं। अगर मुझे यूनिट लिखनी होती तो यहाँ तक कन्वर्ट करता, फिर मैं बोलता जी मास की केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सर सेकंड, और पावर है तो सेकंड स्क्वायर हो गया, तो यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जिसका मैंने स्टैंडर्ड नेम फोर्स के लिए बताया था न्यूटन।
ठीक है, तो वही वाली बात है, यूनिट को यहाँ पे लिख रहे थे, डायमेंशन को यहाँ लिख दिया, एक ही स्टेप से दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपसे यूनिट पूछे यूनिट लिख सकते हो, डायमेंशन पूछे तो आप डायमेंशन भी लिख सकते हो। आई बात समझ में नहीं आई? सो कॉपी कर लो बेटा ये कॉन्सेप्ट, डायमेंशन डेफिनेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन। सो फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट क्या होंगी, डायमेंशंस क्या होंगी। ठीक है, एक बार ये लिख लो, देन इनके एप्लीकेशंस पर हम बात करेंगे, जहाँ पर हमारे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और जो हमारे नीट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। कर लिया बच्चा लोग कॉपी? चलिए बच्चों आगे की बात करते हैं। देखो बेटा, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ मैं क्वांटिटीज लिखता हूँ, हमें बेटा उनकी यूनिट्स लिखनी है, डायमेंशन लिखना है। ठीक है, एक साइड तो हम लिख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, इधर आपको लिखनी है बेटा इनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, देन यू हैव टू राइट यूनिट एंड इन अनदर टेबल यू हैव टू राइट डायमेंशन। ठीक है, ये टेबल फिल करते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ की हम बात कर लेते हैं। हेयर फर्स्ट वन, जैसे स्टैंडर्ड हमने बात की हुई है, एरिया, सेकंड इज वॉल्यूम, थर्ड इज डेंसिटी, फोर्थ इज मोमेंटम, फिफ्थ इज फोर्स, सिक्स इज वेलोसिटी इफ यू वांट टू राइट दिस, seventh is acceleration, eighth is work, ninth is kinetic energy, 10th is pressure. We have lot of physical quantities. I am taking 10 examples, area, volume, density and this and this. ठीक है, first we have to write the unit and dimension of these quantity. In same way you have to write unit and dimension for all the physical quantities which we are using in 11th and 12th physics. और ये सारी physical quantities आपको कहाँ मिलेंगी? NCERT के बैक पेजेस पे। क्लियर? और असाइनमेंट भी आपको ड्रॉप होगा, उन असाइनमेंट्स में भी आपको मिल जाएगी। क्लियर? तो देखो बेटा, if I write the standard formula, area is a length square, you can use these standard formula, volume is a length cube, here density, that is a mass upon volume, here momentum, that is a mass into velocity, here force is a mass into acceleration, here velocity is a displacement upon time, here acceleration is a velocity upon time, here work is a force into displacement, here kinetic energy, that is a half into mass into velocity square, here pressure is a force upon area. So these are the standard formulas of these given physical quantities. Now use these formulas and write unit and dimension of given physical quantities. आपको इनकी यूनिट लिखनी है और डायमेंशन लिखनी है। तो स्टार्ट योर वर्क, स्टार्ट करो बेटा, इनको लिखने का ट्राई करो, यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगी, फिर मेरे साथ वेरीफाई करना कि आपके कितने करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं। एक भी इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ एक भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो।
तो आप पॉज करके भी बेटा इसे कंटिन्यू कर सकते हो और अपने आंसर्स वेरीफाई करना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आंसर्स लिखना। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। सो हेयर एरिया इज अ लेंथ स्क्वायर, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, देन द यूनिट बिकम मीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज अ लेंथ क्यूब, so here length is a fundamental quantity, so that will become meter cube. Next, mass upon volume, so mass is a fundamental quantity, इसका तो हो गया kg, लेंथ का क्या हो गया बेटा मीटर, तो ये क्या हो गया kg पर मीटर क्यूब। एंड वी कैन डिनोट इन अनदर फॉर्म, मीटर को हम किस में लिख सकते हैं m में, तो ये हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब। here m also denotes meter, small m, राइट। देन मास इंटू वेलोसिटी, मास का क्या होगा kg एंड वेलोसिटी का क्या होगा हमारा मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो दैट इज अ मीटर पर सेकेंड। तो ओवरऑल क्या बन गया बेटा kg मीटर पर सेकेंड। कैसे आया वो आप वेलोसिटी से भी समझ सकते हो। वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड हियर डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा लेंथ, तो यहाँ पर लेंथ का तो क्या हो गया मीटर और टाइम का क्या हो गया सेकेंड। सो हियर वेलोसिटी बिकम मीटर पर सेकेंड, राइट। ये यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। आ रही है बात समझ में। जैसे मुझे एक्सीलरेशन का लिखना है तो एक्सीलरेशन इज अ वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का कितना होगा मीटर पर सेकेंड और टाइम का क्या होगा सेकेंड, अपॉन में तो 1 अपॉन लिख दिया। तो ओवरऑल ये क्या बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो बस सिंपल है, मैंने आपको बताया था यूनिट लिखने का तो तरीका लास्ट लेक्चर में कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में स्प्लिट कर लो। फंडामेंटल की यूनिट हमें पता है, सारी क्वांटिटीज की अपनी यूनिट आ जाएगी। सेम वे में फोर्स का लिखना है तो मास का तो क्या हो गया kg, एक्सीलरेशन का क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। जैसे वर्क का लिखना है तो फोर्स का तो क्या आया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया मीटर, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। वर्क का क्या बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। ऐसे काइनेटिक एनर्जी, तो देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी का लिखना है तो सबसे पहले तो आया यहाँ पे नंबर, नंबर है। अगर कोई भी न्यूमेरिकल नंबर है तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो न्यूमेरिकल नंबर तो क्या हो गया यूनिट लेस डायमेंशन लेस, इसकी तो यूनिट आनी नहीं है। मास की क्या हो जाएगी kg, वेलोसिटी की क्या होगी मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी का क्या है स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या बन गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की क्या है ये अपनी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर। दोनों की अलग अलग लिख दी, मीटर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ओवरऑल क्या बना kg मीटर सेकेंड, kg पर मीटर सेकेंड। ये इसकी प्रेशर की हो गई। तो मैंने आपको बताया कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखना है तो फर्स्ट यू कन्वर्ट इनटू फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल की यूनिट हमें पता है, ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अब बस मुझे ओनली क्या लिखना है बेटा डायमेंशन की डायमेंशन क्या होगी। और मैंने आपको बताया डायमेंशन का पैटर्न क्या है, लार्ज ब्रैकेट m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c एंड यू कैन ऐड k और a अगर रिक्वायर्ड है। अगर टेम्परेचर या करंट वाली टर्म भी आती है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है। अभी हम m, l और t मास, लेंथ और टाइम की बात कर रहे हैं तो डायमेंशन इनकी ही फॉर्म में आएगी। क्लियर। चलो बेटा लिखते हैं। हाँ जी, यहाँ पर ये क्या है देखो, आप यूनिट से भी डायमेंशन लिख सकते हो, क्वांटिटी से भी लिख सकते हो।
सकते हो। जैसे मैं क्वांटिटी से लिखता हूँ तो क्या इसमें मास की कोई टर्म आ रही है? नहीं आ रही, तो मास की पावर तो क्या हो गई? 0। लेंथ की टर्म आ रही है, लेंथ हो गया L, कितनी पावर? 2। टाइम की कोई टर्म है? नहीं है, तो T की पावर 0। या तो इससे लिख लो या यूनिट से लिखते, तो यूनिट से सीधा पता लग रहा है लेंथ की यूनिट है, तो ओनली टर्म किसकी आएगी? लेंथ की। तो डायमेंशन क्या हो गई? m0 L2 T0। जैसे अगर वॉल्यूम की लिखनी है, अगर यूनिट से लिखता हूँ तो यूनिट में ओनली मीटर है, डेट मीन्स ओनली लेंथ की बात हो रही है। या मास नहीं है तो मास की पावर हो गई 0, लेंथ की पावर हो गई 3, टी की पावर 0। आई बात समझ में? या क्वांटिटी से लिखता है तो लेंथ है तो L की पावर 3, ये इसकी डायमेंशन हो गई। तो डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करना, बस इतनी सी बात है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता बेटा, तो ये हो गया मास की पावर तो हो गई 1 और लेंथ की पावर है 3, और ये अपॉन में है, ऊपर लाओगे तो हो जाएगा -3, टाइम है नहीं तो टी की पावर 0। m की पावर 1, लेंथ की पावर 3, ऊपर आया तो l की पावर -3, टाइम है नहीं तो टी की पावर 0। आया समझ में? जैसे मोमेंटम का लिखना है तो पहला आ रहा है केजी न्यूमरेटर में, m की पावर 1, मीटर न्यूमरेटर में, l की पावर 1, नीचे सेकंड है, ऊपर लाओगे तो -1, तो ये क्या हो गया? mlt की पावर -1। इवन आप 1 लिख भी सकते हो, अगर आप 1 भी ना लिखो तो ये अंडरस्टूड है कि इसकी पावर 1 है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अगर आपने ऐसे लिखा है m1 l1 t की पावर -1, दोनों बातें सही हैं, कैसे भी डिनोट कर लो। क्लियर? जैसे फोर्स का लिखना है, हाँ जी, केजी ऊपर है, मीटर ऊपर है, टाइम सेकंड नीचे ऊपर आएगा, टी की पावर -2। ठीक है? हाँ जी, वेलोसिटी लिखना है, m नहीं है, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, विच इज आल्सो इक्वल टू, अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हो कि 0 वाली टर्म को ना लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको lt की पावर -1 भी लिख सकते हो। यहाँ 1 लगाने की ऐसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लगाते हो तो भी सही है, ये भी फॉर्मेट सही है। जैसे मुझे इसका लिखना है तो यहाँ पर देखो बेटा, मीटर और सेकंड ही हैं, तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। बात आ रही है समझ में? कि यूनिट अगर हमें लिखना आता है तो हम डायमेंशन भी लिख सकते हैं। बस यूनिट और डायमेंशन लिखने का तरीका क्या है? जो भी क्वांटिटी दी हुई है उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक कर लो। एक बार फंडामेंटल में ब्रेक कर लिया तो अपना आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसमें मास की पावर 1, लेंथ की पावर 2 और टी की पावर -2। भाई केजी गिवन है ओनली, तो मास हो गया, मास की पावर 1, मीटर स्क्वायर तो लेंथ कितना है? स्क्वायर है, इसलिए l स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? सेकंड स्क्वायर, ऊपर लाओगे तो -2 हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि मुझे काइनेटिक एनर्जी का लिखना है, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, क्योंकि यहाँ भी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ प्रेशर का लिखना है तो m की पावर 1, लेंथ को ऊपर लाया तो -1, टाइम को ऊपर लाया तो -1, तो ये होगा m l की पावर -1, t की पावर -1। ये इसकी डायमेंशन हो गई। तो फॉर्मेट क्या बना कि अगर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, फर्स्ट आप स्टैंडर्ड फार्मूला से जो भी रिलेशन है उस रिलेशन से आप फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करो, फिर आप यूनिट लिख सकते हो। डायमेंशन पूछा है तो आप डायमेंशन लिख सकते हो। तो ये अब आप अपने आंसर्स वेरीफाई कर लो जो भी आपने लिखे थे, और एनसीईआरटी के बैक पेजेस पे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सभी की यूनिट और डायमेंशंस आप लिखने का ट्राई करना बेटा। सभी के आपको यूनिट डायमेंशंस लिखने हैं, ठीक है? ये आप कॉपी कर लो। फिर बात करते हैं हम आगे के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। ये तो जनरल क्वेश्चन हो गए, डायरेक्ट क्वांटिटी दी और डायरेक्ट यूनिट और डायमेंशन पूछ लिया। ये तो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है। सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्ट आपको फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला से फंडामेंटल में बदला, यूनिट पूछा है तो यूनिट लिख दी, डायमेंशन पूछा है तो डायमेंशन लिख दी, ठीक है?
कॉपी इट। क्लियर? चलो बेटा आगे की बात करते हैं। तो देखो आपको कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी दे दे तो यूनिट और डायमेंशन तो यहाँ से हम लिख देंगे। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस के अपने एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कैसे कैसे हम डायमेंशंस को यूनिट मेथड को यूज में ले सकते हैं। क्लियर? अगर मैं बेटा एप्लीकेशन की बात करता हूँ उससे पहले एक की पॉइंट की बात कर लेते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं अपने जो आपको रिमेंबर रखने हैं पॉइंट्स। So here first point, any numerical number. First is any numerical number. Numerical number कोई भी नंबर 1 2 5 5000 5317 या कोई भी पॉइंट्स में हो 52.05, पॉजिटिव और नेगेटिव, एनी न्यूमेरिकल नंबर, मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शंस का मीनिंग क्या हो गया? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एक्सेट्रा, जो भी मैथमेटिकल फंक्शन है हमारा, एनी मैथमेटिकल फंक्शन, एनी न्यूमेरिकल नंबर, राइट, एंड मैथमेटिकल कांस्टेंट। What are the mathematical constant? पाई, एक्सपोनेंशियल ई। पाई एक फिक्स वैल्यू होता है ना 22.7, एक्सपोनेंशियल भी एक फंक्शन है, फिक्स वैल्यू होता है 2.71। तो एनी मैथमेटिकल कांस्टेंट, ऑल आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ऑल आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ये वाली बात समझ लो बेटा। एनी न्यूमेरिकल नंबर, कोई भी अगर आपको नंबर आ रहा है फॉर्मूला के बीच में, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन आ रहा है, ठीक है, चाहे वो साइन आ रहा है, चाहे वो कॉस आ रहा है, चाहे वो लॉग आ रहा है, या वो एक्सपोनेंशियल की पावर समथिंग कुछ भी आ रहा है, ठीक है। सो एनी मैथमेटिकल फंक्शन, एनी मैथमेटिकल कांस्टेंट, ऑल आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इनकी ना तो कोई यूनिट होगी ना ही कोई डायमेंशन होगी, तो इनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन सारी टर्म्स से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल which is equal to half mv square
cos स्क्वायर 30. ठीक है. So here half is a mathematical number, half is a numerical number or mathematical number. Here cos is a mathematical function, right? So that is a unitless and that is also unitless. तो इनकी कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होगी, इनका यूनिट डायमेंशन में कोई रोल नहीं है. अगर जैसे मैं इसकी यूनिट लिखता हूँ बेटा, तो आपने पढ़ा है यूनिट, तो यहाँ पर हाफ की कोई यूनिट नहीं होगी और cos स्क्वायर 30 की भी कोई यूनिट नहीं होगी. ओनली किन की होगी? जो फिजिकल क्वांटिटीज है. तो यहाँ पर m फिजिकल क्वांटिटी है मास, इसका हो गया kg, और ये वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, इसका हो गया मीटर पर सेकेंड. पावर स्क्वायर में है तो स्क्वायर आ गया. और अगर मैं डायमेंशन लिखूंगा, मास की हो गई 1, लेंथ का स्क्वायर, t की पावर -2. ठीक है. इनका कोई भी रोल नहीं होगा. सो एनी न्यूमेरिकल नंबर, एनी मैथमेटिकल फंक्शन और मैथमेटिकल कांस्टेंट, all are unitless and dimensionless. ठीक है. इनकी कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होगी. ये बात समझ लो. यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं हमारे. इस लाइन पर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमारे बनने वाले हैं. ऑल आर यूनिटलेस डायमेंशनलेस. इनकी कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होगी. क्लियर? आ रही है बात समझ में? तो ये की पॉइंट लिख लो. सबसे पहले इस की पॉइंट पर क्वेश्चंस हम करते हैं कि यहाँ कैसे क्वेश्चंस हमारे बनने वाले हैं. ठीक है. सो फर्स्ट की पॉइंट इज दिस: एनी न्यूमेरिकल नंबर, मैथमेटिकल फंक्शन और मैथमेटिकल कांस्टेंट, ऑल आर यूनिटलेस और डायमेंशनलेस. फॉर एग्जाम्पल, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी. y इक्वल टू, जैसे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ. y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ ओमेगा. दैट सिंबल इज कॉल्ड ओमेगा. Calculate dimension of omega, y equal to a sin omega t. So what I called कि if you find any mathematical number, so that will be a dimensionless, right? So you can use this concept to find the answer of omega. क्या करना होगा बेटा कि if I analyze this equation here, sin omega t, that is a mathematical function. Sin omega t, if I write the solution of this question, so here sin omega t is a mathematical function, right? If that is a mathematical function, so that should be dimensionless. इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए. So I can conclude कि इसका जो ये एंगल है, ये जो ओमेगा टी है, ये क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा. भाई ये तो फंक्शन हो गया, तो इसका एंगल टोटल क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस. सो ओवरऑल आई कैन से हेयर ओमेगा टी डेट इज इक्वल टू होगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0. डायमेंशनलेस का मतलब क्या है? सारी डायमेंशन जो है, सारी पावर जो है वो 0 होंगी. सो m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर 0 होगा. सो हेयर I can say omega that will become equal to m0 l0 t की पावर 0 अपॉन t. t को जैसे डिनोमिनेटर में ले आया ट्रांसपोज करके. और हेयर t इज अ टाइम. हेयर t मीन्स टाइम. सो आई कैन राइट डायमेंशन ऑफ ओमेगा. तो अगर t को ऊपर ले जाऊंगा तो ये कैपिटल T की पावर क्या जाएगा? -1. क्योंकि टाइम को किससे डिनोट करोगे? कैपिटल T से. तो ये क्या बन गया? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1. दैट इज अ डायमेंशन ऑफ ओमेगा. बन गया क्वेश्चन? समझ लो क्वेश्चन क्या था. मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि जो भी नंबर है, फंक्शन है, कांस्टेंट है मैथमेटिकल, वो डायमेंशनलेस होगा.
क्वेश्चन था y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ ओमेगा। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैथमेटिकल फंक्शन डायमेंशन लेस होगा। डेट मीन्स ये ओमेगा टी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस, मतलब ओमेगा टी इक्वल टू होगा m0 L0 टी की पावर 0। तो यहाँ से ओमेगा क्या लिखोगे, m0 L0 टी की पावर 0 अपॉन टी, और अगर मैं टी को ऊपर लाऊंगा तो टी की पावर हो गया -1, तो ओमेगा की डायमेंशन क्या बन गई ये, और यू कैन राइट इन दैट वे आल्सो टी की पावर -1। सिंपलीफाई वे में भी लिख सकते हो, सिंपल से तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी की पावर -1। ये भी एक सिंपल पैटर्न है। अदरवाइज जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है y इक्वल टू 4 sin kx। Here x is displacement, then calculate dimension of k। Hence calculate dimension of k। x अगर डिस्प्लेसमेंट है तो k की डायमेंशन क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखो बेटा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू साइन के एक्स दैट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन। आपको ये सॉल्व करने के टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हेयर साइन के एक्स इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, सो ये कि जो के एक्स है ये हमारा कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। आई बात समझ में, डैट मीन्स के एक्स की डायमेंशन अगर आप लिखोगे तो ये होगा m0 L0 टी की पावर 0। और मुझे किसकी डायमेंशन निकालनी है, के की, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m0 L0 टी की पावर 0। x क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया लेंथ, और ये कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। और अगर मैं यहाँ से कंक्लूड करता हूँ, l को ऊपर ले जाओगे, m0 L की पावर -1 टी की पावर 0 दैट इज आल्सो इक्वल टू L की पावर -1। आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में, कि कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन है वो डायमेंशन लेस होगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस बना के दे दे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, तरीका होगा ये। कॉन्सेप्ट नंबर 1, की पॉइंट नंबर 1, ये की पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कॉपी कर लो आप एग्जाम्पल्स, इस तरीके की प्रॉब्लम्स ही हमारी बनेगी। मैं जितने भी आपको की पॉइंट्स बताऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, कि हर की पॉइंट्स पे हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर की पॉइंट्स को मिलाकर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? तो अभी तो ये की पॉइंट्स पर क्वेश्चन है, एक एक चीज़ समझ लेना, बहुत सिंपल और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहला लिख लो बेटा, चलो आगे बात करते हैं। वही की पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे। अगर मैं सेकंड की पॉइंट्स की बात करता हूँ तो सेकंड वाला समझ लो बेटा, 2 फिजिकल क्वांटिटीज और सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड or subtracted if both have
सेम डायमेंशन। Two physical quantities or set of physical quantities can be added or subtracted if both have same dimension. And in same way it is valid two physical quantities, जैसे मैं इसको बोलता हूँ statement 1 and statement 2, two physical quantities or set of physical quantities would be equal if both have same dimension। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इन पर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमारे बनने वाले हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को तभी ऐड कर सकते हैं, हाँ तभी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और तभी इक्वल होंगी जब उनकी डायमेंशन भी सेम हो। अगर उनकी डायमेंशन सेम नहीं है तो वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और इक्वल पॉसिबल नहीं है, और अगर वो किया हुआ है तो वो गलत है। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हेल्प करने वाला है आपको कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड और सब्सट्रैक्ट और इक्वल तभी कर सकते हो जब उनकी डायमेंशन सेम है। अगर उनकी डायमेंशन डिफरेंट है तो वो 100% गलत है। ऐसा कभी नहीं होगा कि डिफरेंट डायमेंशन की दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड कर दो। अरे बात समझ में? अगर आपको लिख के दिया है फोर्स प्लस वर्क डेट इज इक्वल टू वाई, तो ये एक्सप्रेशन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि फोर्स और वर्क दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए इनको नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते। और आप सोच के भी देखो, फोर्स एक अलग इवेंट है, वर्क एक अलग इवेंट है, दोनों को ऐड करके एक कॉमन इवेंट तो नहीं बना सकते। भाई एनर्जी को ऐड कर सकते हो, फोर्स को ऐड कर सकते हो, दो अलग अलग इवेंट को ऐड करके एक कॉमन इवेंट नहीं बोल सकते। आ रही ना बात समझ में? इस सेम वे में मैं बोल सकता हूँ दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड और सब्सट्रैक्ट और इक्वल तभी बोल सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो, जब उनकी यूनिट सेम। ठीक है, समझ लो बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझना स्टेटमेंट को बहुत इजी होता है। आपने पढ़ी होगी काइनेमेटिक्स इक्वेशन V = U + AT। वेरीफाई करते हैं इट इज करेक्ट और नॉट। ऐसे वेरीफाई करते हैं डेट इज करेक्ट और नॉट। तो देखो बेटा, अगर हेयर U इज अ इनिशियल वेलोसिटी है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? m0 L1 T⁻⁻1। डायरेक्ट लिख दो तो याद हो गई होगी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो गई? m0 L1 T⁻⁻1। हियर v दैट इज अ फाइनल वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन m0 L1 T⁻⁻1। ठीक है। हियर AT इज अ एक्सीलरेशन एंड T इज अ टाइम। एक्सीलरेशन के लिखोगे m0 L1 T⁻⁻2 और टाइम की क्या हो गई? T। m0 L1 T⁻⁻2 और टाइम की क्या हो गई? T। सो इफ आई सॉल्व दिस, सो दैट विल बिकम इक्वल टू m0 L1 T⁻⁻2 + 1 is T⁻⁻1। that is a m0 L1 T⁻⁻1। that is a m0 L1 T⁻⁻1। so if you check, इसकी भी LT-1 है, इसकी भी LT-1 है, इसकी भी LT-1 है। भाई यहाँ पर इस फिजिकल क्वांटिटी का पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से एडिशन हो रहा है, एंड इट विल बी ट्रू इफ बोथ हैव सेम डायमेंशन। एंड व्हेन आई एम वेरीफाइंग इट, तो क्या मिला आपको? दोनों की सेम डायमेंशन है। इट विल बी इक्वल टू दिस इफ बोथ हैव सेम डायमेंशन, एंड व्हेन आई एम वेरीफाइंग इट, तो यहाँ पर भी इनकी क्या मिली मुझे? सेम डायमेंशन मिली। V की भी LT-1 है, U की भी LT-1 है और AT की भी LT-1 है। दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन डायमेंशनली ट्रू। दिस एक्सप्रेशन डायमेंशनली ट्रू। कोई भी इक्वेशन को डायमेंशनली ट्रू होना पड़ेगा तभी वो ट्रू होगी। सबसे पहले उसको कौन सी जगह ट्रू होगी? डायमेंशनली। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है।
लॉजिक आया समझ में? इस पे क्वेश्चंस भी बनेंगे। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने जो यहाँ थ्योरी में लिखा है इसका मतलब क्या है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन पढ़िए आपने, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चेक करते हैं भाई डायमेंशन सही में है या नहीं है। चलो s का मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशन क्या बन गई? डायरेक्ट लिख दूँ एक सिंपल से स्टेप में। भाई लेंथ ही लेंथ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो डायमेंशन क्या बन गई? l। हाँ जी, वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या बन गई? L1 t की पावर -1। टाइम की क्या बन गई? t। हाँ जी, हाफ की क्या हो गई? कोई डायमेंशन नहीं। एक्सीलरेशन की LT-2। टाइम की क्या बन गई? t, और इसका क्या हो गया? स्क्वायर। हाँ जी, सॉल्व करो। t-1 से t गया, क्या रह गया? l। t-2 से t गया, क्या रह गया? l। क्या है? l। वेरीफाई करो। हाँ, एडिशन में है सेम डायमेंशन, डिस्टेंस में है सेम डायमेंशन, कोई डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स हेयर कॉन्सेप्ट इज वेरीफाइड। ये हमारा वेरीफाई हो गया भाई कॉन्सेप्ट। जो हमने कॉन्सेप्ट बोला वो एकदम सही है। इक्वल कब होगी या एडिशन कब होगा या सब्सट्रैक्शन कब होगा? जब डायमेंशन सेम हो। लेट मी, ये डायमेंशनली हमारा फॉर्मूला ट्रू हो गया। ये फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? डायमेंशनली ट्रू हो गया। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये भी आप कॉपी कर लो। अब बात करते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं अब अपने, ठीक है। एक बार ये कॉपी कर लो, अब इन पर क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। चलो क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा। इस सेकंड की पॉइंट पर हमारे कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। देखो बेटा, क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको गिवन है y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। हेयर y x आर डिस्प्लेसमेंट्स। हेयर y एंड, या चलो और थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। हेयर x इज डिस्प्लेसमेंट and y is velocity. Then calculate dimensions of A and B. क्वेश्चन समझ लो। y is equal to ax plus bx square where x is a displacement and y is velocity. Then calculate dimensions of A and B. ट्राई करो बेटा। मैंने की पॉइंट्स क्या बताए हैं? की पॉइंट्स इज टू क्वांटिटीज, टू सेट ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड और विल बी इक्वल इफ हैव सेम डायमेंशंस। क्लियर? सो नाउ एग्जामिन दिस कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई ऑन दिस। आओ बेटा, यू कैन ट्राई योर सॉल्यूशन, और जिनको समझ में कम आया है वो मेरे साथ सीख सकते हो कैसे सॉल्व करना है। मैंने बोला है
कि दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड और सब्सट्रैक्ट होंगी जब उनकी डायमेंशन सेम हो। डेट मीन y की डायमेंशन ax के भी इक्वल होनी चाहिए और इनकी डायमेंशन bx स्क्वायर की भी इक्वल होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मैंने बोला है कि इसकी डायमेंशन इसके इक्वल और इसकी डायमेंशन इनके भी इक्वल होनी चाहिए। बस यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैं ये वाला पेयर पहले लेता हूँ तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ, y/x की डायमेंशन। मुझे बस y की डायमेंशन और x की डायमेंशन मिल जाए तो मैं a की डायमेंशन बता दूंगा। अब y क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। x क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, l की पावर 1। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ l की पावर 1 से l की पावर 1 गया तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू t की पावर -1। डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा, दिस, t की पावर -1। आया लॉजिक समझ में कि टू क्वांटिटीज और टू सेट ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड और विल बी इक्वल इफ हैव same dimensions, right? So now apply this concept on second one question, bx square। तो आप लिख सकते हो dimension of y which is equal to dimensions of bx square। If I conclude this, so here b that will become equal to y upon x square dimension, and if I write dimension of y, so that is a m0 l1 t की power -1 and x is a l square। When will you solve it? So that will become equal to m की power 0, l की power -1, t की power -1। That is a dimension of b, right? क्वेश्चन समझ में आया ना कि इस तरीके के भी प्रॉब्लम्स हमारी बना के दे देता है। तो ये भी आप क्वेश्चंस कॉपी कर लो और भी इस पर क्वेश्चन चेक करते हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये की पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, इन दोनों को मिला के भी मैं भी क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, लिख लो बेटा। कर लिया कॉपी? चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं और कैसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P that is equal to P naught e की पावर -bt। Here P is pressure and T is time. Then calculate dimension of P naught and P। Question is here P is equal to P naught e की पावर -bt, then calculate the dimension of P naught and B। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करोगे। इफ आई चेक हियर, आपको गिवन है P इक्वल टू P नॉट e की पावर -bt। समझ लो बच्चा लोगों, बहुत आसान है, सिंपल सा की पॉइंट हमें अप्लाई कर देना है। मैंने बोला था पहला की पॉइंट, मैथमेटिकल फंक्शन इज डायमेंशनलेस एंड दैट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन। तो ये तो अपना क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस।
इसकी तो कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। यहाँ पर अब क्या है, मैंने बोला है दूसरा की पॉइंट, दो क्वांटिटीज तभी इक्वल होंगी जब उनकी डायमेंशन सेम हो। इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो अब बचा कौन, पी नॉट। इसकी डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, पी के। वापस से समझ लो, p इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस बी टी। ये मैथमेटिकल फंक्शन है। मैथमेटिकल फंक्शन कैसा हो गया, डायमेंशनलेस। तो बचा क्या, पी नॉट। पी नॉट की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, पी के। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या बना, डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी नॉट। डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी नॉट। सो हियर इफ आई राइट डायमेंशन ऑफ पी नॉट, जो आपसे पूछा है, तो ये क्या होगा, प्रेशर की डायमेंशन। और प्रेशर को क्या लिख सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया की डायमेंशन। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ पी नॉट की डायमेंशन, तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, m1L1 टी की पावर माइनस 2। एरिया की डायमेंशन क्या हो गई, L स्क्वायर। अब तो याद हो जाएगी आपको, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ पी नॉट की डायमेंशन, तो ये L स्क्वायर ऊपर गया तो L की पावर -1 टी की पावर -2। बस आपको क्या करना है, दोनों की पॉइंट्स को याद रखना है। दोनों की पॉइंट्स को अगर आप याद रखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली बात तो हमारी यहाँ पे कंक्लूड हो गई। m1L की पावर -1 टी की पावर -2। नेक्स्ट मुझे अब निकालना है कि जी b की डायमेंशन क्या होगी। आपको क्या गिवन है, e की पावर -bt। क्या है बेटा, ये मैथमेटिकल फंक्शन। और मैथमेटिकल फंक्शन कैसा होगा अपना, डायमेंशनलेस। ये क्या होगा, डायमेंशनलेस। मतलब bt की डायमेंशन क्या होगी, m0L0t0। माइनस साइन प्लस साइन इनका कोई रोल नहीं है, इनसे आप कंफ्यूज मत होना। नाउ मुझे b की डायमेंशन निकालनी है, तो t को ट्रांसपोज करके नीचे ले गए, ये t टाइम है तो ये क्या बन गया, कैपिटल T। और इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या आएगा, m0L0t की पावर -1। आगे b की डायमेंशन समझ में आ रहा है। p इक्वल टू था पी नॉट e की पावर -bt। यहाँ से अगर मुझे p नॉट का निकालना था ये हो गया, b का निकालना था ये हो गया। दोनों की पॉइंट्स को मिला के क्वेश्चन बन गया। आई बात समझ में। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी प्रॉब्लम आपसे पूछ सकता है, ये भी कॉपी कर लो। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको अपनी असाइनमेंट में मिलने वाली है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है। इसके बाद भी कोई भी क्वेरी हो तो आप सेम अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में पूछ सकते हो, तो कॉपी कर लो बेटा। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं इन दोनों की पॉइंट्स पर, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। चलो एक और लास्ट प्रॉब्लम हम ले लेते हैं, एक अच्छी प्रॉब्लम ले लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन, p प्लस a अपॉन बी स्क्वायर v माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी, इज इक्वल टू आर टी। हियर p इज अ प्रेशर, v इज अ वॉल्यूम, t इज अ टेम्परेचर, आर को क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। क्लियर। देन कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ A, B and T. N is a number of moles, that is a constant number, that is a number. Okay, so then calculate the dimension of A, B. T is a temperature, you already know the dimension. Calculate the dimension of A, B and R. इसे आप सॉल्व करो। यूज की पॉइंट्स सेकंड एंड 1 जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन, देन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ A, B एंड R। इसे ट्राई करो बेटा।
देखो जो ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करते रहो, बाकी मेरे साथ समझ लो बेटा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, टू फिजिकल क्वांटिटीज और सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड इफ बोथ हैव सेम डायमेंशन। दैट मीन्स इफ आई कंक्लूड डायमेंशन ऑफ P that should be equal to dimension of A upon V square। आ रही ना बात समझ में? ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मुझे किसकी डायमेंशन निकालनी है? A की, तो ट्रांसपोज करता हूँ तो डेट इज इक्वल टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ PV स्क्वायर। आई बात समझ में? अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, A इक्वल टू P इज अ प्रेशर, प्रेशर तो क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड। V इज अ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया? लेंथ का होल क्यूब, और यहाँ पर वॉल्यूम का स्क्वायर है तो इसका ऊपर आ गया स्क्वायर। वॉल्यूम का स्क्वायर हो रहा है ना, वॉल्यूम को लिख दिया लेंथ क्यूब और इसका कर दिया स्क्वायर। बस अब इसकी डायमेंशन लिखनी है हमें। A इक्वल टू फोर्स की M1 L1 T माइनस 2, एरिया की L स्क्वायर, लेंथ की L क्यूब और इसका स्क्वायर है तो ये हो गया मल्टीप्लाई 2। तो ओवरऑल क्या होना? M1 L1 T की पावर माइनस 2 L की पावर 6 अपॉन L स्क्वायर। अगर 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6। इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ गया। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करता हूँ तो L स्क्वायर पावर से काटोगे तो कितना जाएगा? 4, 4 and 1 5। तो डायमेंशन क्या बनी है कि M की पावर 1 L की पावर 5 T की पावर माइनस 2। बात आई समझ में? नहीं आई? सिंपल है ना बेटा कि मुझे A का निकालना था। मैंने बोला की पॉइंट नंबर 2, टू क्वांटिटीज और सेट ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड इफ बोथ हैव सेम डायमेंशन। When I use this concept, so then you can calculate the dimension of A, and this is required, right? So here A is a M1 L की power 5 T की power minus 2. Okay. Now I have to calculate the dimension of B. Then you can use same concept, dimension of V that is equal to dimension of NB. Because two quantities can be subtracted if both have same dimension. इस की पॉइंट को मैंने यहाँ यूज लिया। Here n is a number, so that not have any dimension. So इसकी डायमेंशन वॉल्यूम के इक्वल होगी and volume is a L cube. Then the answer is L cube. इसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी? वॉल्यूम के। और if I conclude by a volume, then the B will become equal to L cube. Then the answer is L cube. So this is a dimension of A, this is a dimension of B. ये तो की पॉइंट से आ गए। नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ R। R इज अ गैस कांस्टेंट। अब इसको कैसे निकालें जी? तो मैंने क्या बोला है? दो क्वांटिटीज कब इक्वल होंगी? जब उनकी डायमेंशन सेम हो। लगा दो लॉजिक। बस ये लॉजिक ये लगाना है। तो ये पूरी क्वांटिटी इसके इक्वल है, या तो इस पूरी की डायमेंशन निकाल लूँ, वो किसके इक्वल आएगी? RT के। T को डिवाइड कर देंगे। बता रही है समझ में कि दो क्वांटिटीज तभी इक्वल होंगी ना जब डायमेंशन सेम हो। इस पूरी क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल के RT से ऐड करो। पैटर्न नंबर 1। और कैसे कर सकते हो? तो एक बार बेटा मैं ये रफ कर रहा हूँ, और इसको ओपन करके भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस फॉर्मूला को ओपन करता हूँ तो V का पहले इससे मल्टीप्लाई PV प्लस V का इससे मल्टीप्लाई A अपॉन B, NV का माइनस PNB, फिर इससे हुआ माइनस के ANB अपॉन B इक्वल टू RT। और ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन आपस में सेम होगी। इन सब की डायमेंशन क्या होंगी? सेम होंगी। इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ बेटा, PV की डायमेंशन किसके इक्वल होगी? RT के। सॉल्व करो बेटा इसे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? इसकी डायमेंशन इसके सेम होगी, इसके भी सेम होगी, इसके भी, किसी की भी एक की डायमेंशन निकाल लो, अपना काम बन जाएगा।
तो अगर जैसे मैं बोलता हूँ बेटा यहाँ पर थर्ड के सॉल्यूशन के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ डायमेंशन ऑफ पीबी, डायमेंशन ऑफ पीबी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरटी। चाहे तो मैं ये कॉन्सेप्ट ले लूँ, या डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इज आल्सो इक्वल टू आरटी, डायमेंशन ऑफ दिस इज आल्सो इक्वल टू आरटी। सो डायमेंशन ऑफ पीबी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरटी। मुझे किसकी निकालनी है, आर की, तो डेट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पीबी अपॉन टी। बस इसको मुझे सॉल्व करना है। देखो अगर मैं आर की डायमेंशन लिखता हूँ तो पी इज अ प्रेशर, अभी हमने प्रेशर की डायमेंशन निकाली थी, इवन आप वापस से भी कैलकुलेट कर सकते हो, m1 L की पावर -1 T की पावर -2, इसको सॉल्व करने पे आया था। V क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम की क्या हो गई LQ। T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, और टेम्परेचर को किससे लिखते हैं, K से या थीटा से, तो इसको लिख दिया हमने बेटा K से। क्लियर है ये बात। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ R की डायमेंशन, तो इसको सॉल्व करो, m की पावर -1 और L -1 L3, तो ये हो गया L², T की पावर -2, K को ऊपर लाए तो K की पावर -1। तो यहाँ पर हमने अब 4 सिंबल वाला क्वेश्चन ले लिया। अभी तक हम MLT वाले कर रहे थे, इसमें टेम्परेचर की भी टर्म आ गई, तो इसकी भी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, डायमेंशन लिखना हमें आता है, बस अगर इस तरीके के क्वेश्चन भी दे दें तो हमें 2 की पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उन पर भी क्वेश्चंस आ जाएं तो उनको भी कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं। तो आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं इनको एक बार वापस से रिसॉल्व करना, देन असाइनमेंट्स में फर्दर क्वेश्चंस आप सॉल्व करना स्टार्ट करना। इसके बाद भी बेटा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में मेरे से पूछ सकते हो डायरेक्टली, क्लियर, और आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। So thank you for watching this video. Now we'll continue next topic in the next video. Thank you.